हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हम लोग सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 2 करने वाले हैं। हमने इसका पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप वो जाके वीडियो देख लो। उसमें हमने सारी चीज़ें कवर की हैं कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टर्शरी सेक्टर क्या है। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन में टर्शरी सेक्टर का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो टर्शरी सेक्टर हमें क्या करता है? टर्शरी सेक्टर हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है। टर्शरी सेक्टर हमें देता है सर्विसेज। तो आप देखो, बेसिक सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पोस्ट, टेलीग्राफ, पुलिस स्टेशंस, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब क्या है? ये सब टर्शरी सेक्टर के एग्जांपल्स हैं। ये सारे इंस्टीट्यूशंस हमको क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई आप हॉस्पिटल जाते हो, डॉक्टर आता है, डॉक्टर आपका इलाज करता है, डॉक्टर ने आपको सर्विस दी। आप स्कूल जा रहे हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है कोई, वहाँ पे कोई टीचर है, प्रोफेसर है, वो आपको नॉलेज दे रहा है, आपको पढ़ा रहा है, यानी कि वो आपको सर्विसेज दे रहा है। आप पोस्ट ऑफिस जा रहे हो, वहाँ आपको सर्विसेज मिल रही हैं। आप पुलिस स्टेशन जा रहे हो, वहाँ सर्विसेज मिल रही हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये सब आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो टर्शरी सेक्टर में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी लाइफ में। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज। अब क्या, जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या अगर आपने एग्रीकल्चर बढ़ा, आपने फसल उगाई, उसके बाद आप फसल को बेचोगे, बेचने के लिए आपको फसल को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो जाएगा। आप ट्रांसपोर्ट करोगे, उसके बाद आप क्या, इंडस्ट्रीज़ में जा रही हैं, ठीक है, इंडस्ट्री में गई वो फसल, वहाँ पे उसका कुछ प्रोडक्ट बना, फाइनल प्रोडक्ट बना, फिर वो क्या करेंगे, वो उसको बेचेंगे, ट्रेड करेंगे। और अगर आप कुछ उगा रहे हो, तो आपको उसको स्टोर करने के लिए वेयर हाउसेस चाहिए होंगे। तो एग्रीकल्चर और अगर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा तो ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और स्टोरेज का भी डेवलपमेंट होगा। ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स, जितना ज़्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट होगा, उतनी ज़्यादा जो डिमांड है वो इन सर्विसेज के लिए बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट इज एन इनकम लेवल राइजेस। As income level rises, people start demanding more services like eating out, tourism, shopping, private hospitals, private schools, professional training, etc. अब क्या होता है, अगर आप ही देखो, अगर आप पहले कल 100 रुपये कमा रहे थे तो आप उसमें लिमिटेड खर्चा कर रहे थे। अब अगर आप आज 200 रुपये कमा रहे हो तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, आपको ज़्यादा चीज़ें चाहिए होंगी। आप टूरिज़्म में भी कर जाओगे, शॉपिंग करोगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाओगे पब्लिक हॉस्पिटल की बजाय, आप प्राइवेट स्कूल में जाओगे गवर्नमेंट स्कूल की बजाय। तो जैसे जैसे लोगों की इनकम लेवल राइज होता है, वैसे वैसे उनकी डिमांड भी बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट इज सर्विसेज सच एज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बिकेम इम्पॉर्टेंट। अब आज के ज़माने में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। ये सब क्या है? ये सब इम्पॉर्टेंस है टर्शरी सेक्टर की, कि अगर टर्शरी सेक्टर होगा तो ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होंगी, जैसे कि कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन और ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज। नेक्स्ट इज़ वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ एम्प्लॉयड हैं? अब हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं। वो लोग प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर, मेनली एग्रीकल्चर। अब हमारे देश में आधे से ज़्यादा वर्कर कहाँ एम्प्लॉयड हैं? प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग खेती करते हैं। स्टिल प्रोड्यूस ओनली क्वार्टर ऑफ GDP। हमारे देश में आधे से ज़्यादा वर्कर एग्रीकल्चर सेक्टर में है, तो भी वो सिर्फ और सिर्फ GDP का 1/4 पार्ट ही प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। बट सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स प्रोड्यूस 4th, 5th, वेयर एज एम्प्लॉय लेस देन हाफ ऑफ द पीपल। अब देखो, टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर में लोग कम हैं अकॉर्डिंग टू प्राइमरी सेक्टर, वहाँ पे लोग कम हैं।
फिर भी वो लोग ज़्यादा जीडीपी का ज़्यादा पार्ट वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर में कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे लोग अंडर एम्प्लॉयड हैं। अब अंडर एम्प्लॉयड का मतलब क्या हुआ? which means that there are more people in agriculture than is necessary or workers in agriculture sector underemployed। हम क्या कह सकते हैं कि जो वर्कर हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में वो अंडर एम्प्लॉयड है। अंडर एम्प्लॉयड है इसका मतलब क्या हुआ? अंडर एम्प्लॉयड है का मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक फील्ड है, एक खेत है, उस खेत में एक फैमिली है, उस फैमिली में 5 लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं और उनके पास एक खेत है। अब वो उस खेत में जाके कोई फसल उगा रहे हैं। अब पाँचों के पाँचों लोग उस खेत में काम कर रहे हैं और फिर भी उतना ही एक अनाज उग रहा है जितना 2 लोग काम करेंगे तो भी उगेगा। इसका मतलब 3 लोग एक्स्ट्रा उसमें एम्प्लॉयड हैं। इसका मतलब 3 लोग क्या है? 3 लोग अंडर एम्प्लॉयड हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जब ज़रूरत से ज़्यादा लोग एक जगह में काम कर रहे होते हैं तो उस सिचुएशन को हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। A situation where workers are employed but not in the desired capacity। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ वर्कर एम्प्लॉयड तो हैं, यानी कि काम तो कर रहे हैं लेकिन अपने डिज़ायर्ड कैपेसिटी में काम नहीं कर रहे हैं, मतलब कि जितने चाहिए उससे अधिक ही काम कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो गई है। तो हमारे देश में एग्रीकल्चर में लोग अंडर एम्प्लॉयड हैं, ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। वो उतने ही लोग कहीं और जाके भी काम कर सकते थे, वहाँ से भी पैसा कमा सकते थे, बट देयर स्टिल वो स्टिल कहाँ काम कर रहे हैं? वो खेतों में काम कर रहे हैं। इस वजह से क्या है? इस वजह से प्राइमरी सेक्टर जो है जीडीपी का कम पार्ट प्रोड्यूस कर पा रहा है। अब डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट अ फॉर्म ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट वेयर मोर वर्कर्स आर असाइंड टू टास्क देन नेसेसरी रिजल्टिंग इन लो प्रोडक्टिविटी। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हुआ कि ये अनएम्प्लॉयमेंट की वो सिचुएशन है जहाँ वर्कर्स ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से लो प्रोडक्टिविटी हो रही है। वही एक खेत है, उसमें 5 लोग काम कर रहे हैं जबकि वहाँ पे 3 लोग भी काम कर सकते थे, तो वो 2 लोग क्या हो गए? वो 2 लोग अंडर एम्प्लॉयड हो गए। इसका मतलब जब ज़रूरत से ज़्यादा लोग एक जगह पे काम कर रहे हैं और उसकी वजह से क्या हो रहा है? लो प्रोडक्टिविटी हो रही है, तो उसको हम लोग डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज़ हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब पे कैसे रख सकते हो? गवर्नमेंट कैन कंस्ट्रक्ट न्यू डैम्स एंड कैनाल्स। इससे क्या होगा? इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। कैसे? गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो नए डैम्स और कैनाल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब नए डैम्स को कैनाल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए वर्कर चाहिए होंगे और वर्कर आएंगे तो वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, है ना? तो ये एक तरीका है कि आप नया एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर सकते हो। उसके बाद है कि बेटर ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज कैन प्रोवाइड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। अगर बेटर ट्रांसपोर्टेशन है, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, तो लोग अपना जो अनाज उगा रहे हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अगर उनके पास ट्रांसपोर्टेशन है तो वो और अच्छा और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और ज़्यादा अनाज उगाएंगे, इससे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अगर अच्छा स्टोरेज सिस्टम है, कोल्ड स्टोरेजेस हैं, वेयर हाउसेज हैं जहाँ लोग अपना अनाज स्टोर कर सकते हैं, तो वो और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, यानी कि उनको क्या मिल गया? उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गया। और ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, स्टोरेज अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन बना रहे हैं लोग, सड़कें बना रहे हैं तो वहाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वेयर हाउसेस बन रहा है तो वहाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो ये भी लोगों को प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर वेल्स और कैनाल्स अलाउज फार्मर टू ग्रो अ सेकेंड क्रॉप। अगर जो गवर्नमेंट जो है प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर वेल्स एंड कैनाल्स, ठीक है। अब लोगों को क्रॉप जब उगाएंगे तो क्रॉप उगाने के लोगों को पानी चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ चाहिए। अब इरिगेशन फैसिलिटीज़ कैसे आएंगी? कुआं होगा, कैनाल्स होंगे, तो इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करने चाहिए? उनको लोन्स प्रोवाइड करने चाहिए, बैंक्स को लोन प्रोवाइड करने चाहिए ताकि वो लोग क्या वहाँ पे वेल्स बना सके, कैनाल्स बना सके, ताकि वो लोग क्रॉप्स उगा सकें। नेक्स्ट है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, सेटिंग अप दाल्स मिल्स, हनी कलेक्शन सेंटर्स और पोटैटो प्रोसेसिंग यूनिट नियर विलेजेस रिड्यूसेस द नीड फॉर माइग्रेशन टू सिटीज। अब अगर जो गवर्नमेंट अगर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो है वो विलेज के आसपास लगा दे,
इससे भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को सिटीज़ की तरफ माइग्रेट नहीं होना पड़ेगा। जैसे कि दाल मिल लगा दिए, ठीक है, तो लोग जो दाल उगा रहे हैं वो वहीं पे जाके दे आएंगे। हनी कलेक्शन सेंटर लगा दिया, पोटैटो प्रोसेसिंग यूनिट लगा दिया, कोल्ड स्टोरेजेस बना दिए, तो लोगों को क्या सिटीज़ की तरफ माइग्रेट नहीं होना पड़ेगा, उनको वहीं पे एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा और वो अपना जो अनाज प्रोड्यूस कर रहे हैं वो वहीं पे बेच भी सकते हैं। उसके बाद है द रोल ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है? लोन। क्रेडिट का मतलब हो गया लोन। अब लोन का क्या रोल होता है? चीप एंड अफोर्डेबल इंस्टीट्यूशन क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स इंस्टेड ऑफ मनी लेंडर्स अलाउड स्मॉल बिजनेसेस टू शॉर्ट और एक्सपांड हायरिंग मोर लोकल वर्कर्स। अब अगर जो वर्कर्स हैं, जो फार्मर हैं, अगर वो मनी लेंडर से लोन लेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलता है। और अगर उसी की जगह गवर्नमेंट या फिर हम कह सकते हैं बैंक अगर लोगों को चीप, फार्मर्स को चीप और अफोर्डेबल रेट पे क्रेडिट यानी कि लोन्स प्रोवाइड करेगा, तो क्या जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं वो लोग अपना बिज़नेस एक्सपांड कर सकते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयड कर सकते हैं। अगर अपना बिज़नेस एक्सपांड करेंगे तो लोगों को जॉब भी तो प्रोवाइड करेंगे, तो इससे क्या, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। नेक्स्ट इज एजुकेशन। To provide quality education to all children, we need more schools, which in turn require millions of teacher and administrative staff. गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट क्वालिटी एजुकेशन दे, ठीक है, चिल्ड्रन को क्वालिटी एजुकेशन दे, तो क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोलने पड़ेंगे। गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोलेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा टीचर अपॉइंट करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ अपॉइंट करेगी, तो इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। तो ये भी एक तरीका है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। नेक्स्ट इज़ हेल्थ। इम्प्रूविंग रूरल हेल्थ केयर रिक्वायर्स मोर डॉक्टर, नर्सेस एंड हेल्थ वर्कर। अब अगर रूरल एरिया में यानी कि गांव के एरिया में हॉस्पिटल खोले गए, कोई हेल्थ केयर सिस्टम खोला गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे, नर्सेज अपॉइंट किए जाएंगी, है ना, हेल्थ वर्कर्स अपॉइंट किए जाएंगे, इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो ये भी एक तरीका है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का कि आप रूरल एरियाज़ में क्या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ खोलो। नेक्स्ट इज टूरिज्म। Improving regional tourism or craft industries can provide additional employment in more than 35 lakh people. टूरिज्म, अगर कोई जगह है, ठीक है, वहाँ पे खूब ज़्यादा लोग टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पे बहुत सारे, अगर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं तो लोग क्या वहाँ पे अपना छोटे छोटे बिजनेसेस खोल सकते हैं, खाने की चीज़ें खोल सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं, वहाँ का हैंडीक्राफ्ट चीज़ें बेच सकते हैं, तो इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो टूरिज्म भी एक बहुत अच्छा तरीका है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लोगों को रोज़गार देने के लिए? तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है? मनरेगा 2005, यानी कि मनरेगा कब लॉन्च हुआ था? 2005 में लॉन्च हुआ था। अब मनरेगा है क्या? मनरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है और ये लॉन्च हुआ था 2005 को, ठीक है। ये एक वाइटल राइट टू वर्क इनिशिएटिव है। ये किस इनिशिएटिव के अंदर वो लॉन्च हुआ था? राइट टू वर्क। अब इसमें है क्या? मनरेगा होता क्या है? मनरेगा जो है वो 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोज़गार प्रदान करता है रूरल एरियाज़ में। रूरल एरियाज़ यानी कि गांव के इलाके में पूरे 100 दिन का रोज़गार प्रोवाइड करता है एक साल में, हर एक साल में। If the government fails to provide employment, it must pay unemployment allowances to the people. अगर गवर्नमेंट हर साल रूरल एरिया में क्या करती है? मनरेगा के अंदर लोगों को 100 दिन का रोज़गार प्रोवाइड कराती है, और अगर वो इन केस गवर्नमेंट रोज़गार प्रोवाइड नहीं करा पाई तो वो गवर्नमेंट क्या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी देती है लोगों को। यानी कि अलाउंसेस मतलब क्या हो गया? पैसे, ठीक है, पैसे समझ लो कि वो पैसे देती है, उनको वेजेस देती है उसके बदले, जो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाई उसके बदले।
द टाइप्स ऑफ वर्क प्रोवाइडेड लाइक लैंड लेबरिंग और वाटर हार्वेस्टिंग। अब क्या क्या वर्क प्रोवाइड कर सकती है, कुछ भी हो सकता है कि लैंड को लेबल करना है, लेबर यानी कि कोई रोड जैसे सड़क है, वहाँ पे कच्ची सड़क है तो कच्ची सड़क को लेबल करना है, वहाँ पे मिट्टी डालनी है, इस टाइप के काम देती है। वाटर हार्वेस्टिंग, इस टाइप के काम गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। हेल्प इंक्रीज द फ्यूचर प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड, जिससे क्या होगा, लैंड की जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इस टाइप के काम देती है गवर्नमेंट और ये 100 दिन के रोज़गार प्रोवाइड कराती है लोगों को। डिवीजन ऑफ सेक्टर्स। अब जो सेक्टर्स हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी में वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है अब वो हम जानेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है बेसिस कि किस बेसिस पे हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बीच में। जो रजिस्टर्ड और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं और लॉज को फॉलो करते हैं। लॉज जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट, ऐसे एक्ट को फॉलो करते हैं, लॉज को फॉलो करते हैं और गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होते हैं और ना ही वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर होते हैं और कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। उसके बाद टर्म्स ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या, जो काम है वो रेगुलर है और फिक्स्ड है, यानी कि हमेशा चलता रहेगा वो काम। ऐसा नहीं है कि आज काम है कल काम नहीं होगा, ठीक है, वो रेगुलर है। जितना काम है उतना ही काम होगा, जितना काम आपको दिया गया है और रोज़ चलेगा। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या, जो जॉब्स हैं वो बहुत ही कम तनख्वाह मिलती है, लो पेड हैं और ऑफन नॉट रेगुलर भी नहीं है। सपोज़ उन्होंने आपको एक हफ्ता काम दिया, अगले हफ्ते कोई काम नहीं है, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। नेक्स्ट, सिक्योरिटी ऑफ जॉब्स। वर्कर्स एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जॉब सिक्योरिटी क्या होता है, जॉब सिक्योरिटी का मतलब हो गया कि आपकी जो जॉब है वो फिक्स्ड है, कोई आपको आपकी जॉब से निकाल नहीं सकता है। तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपकी जॉब क्या है, फिक्स है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आपको वो कभी भी निकाल देंगे मालिक की, अब नहीं, अब आप जाओ। तो ये क्या हो गई, नो जॉब सिक्योरिटी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपके पास जॉब सिक्योरिटी है। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, आपको पेड लीव मिल रही है। पेड लीव मतलब कि अगर आपको छुट्टी चाहिए तो भी आपके पैसे नहीं कट रहे हैं, और यहाँ पे पेड लीव का कोई प्रोविजन नहीं है, अगर आपने छुट्टी ली तो आपके पैसे काट देंगे। नेक्स्ट इज प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड यानी कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है, आपको जो तनख्वाह मिलती है, आपकी तनख्वाह में से हर महीने थोड़ा थोड़ा पार्ट कट किया जाता है। क्यों कट किया जाता है, ताकि आपको जब आप रिटायरमेंट होगे तो रिटायरमेंट आपको एक लंप सम अमाउंट मिलेगा एक साथ। वो अमाउंट कैसे मिलता है, वो अमाउंट प्रोविडेंट फंड से मिलता है, यानी कि आपकी महीने की तनख्वाह से हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट कटता है। और आपको मेडिकल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई ना पेड लीव मिलेगी, ना आपको कोई हॉलीडेज़ मिलेंगे और ना ही कोई सिक लीव मिलेगी, कोई मेडिकल बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। और वर्किंग आवर्स, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपके वर्किंग आवर्स फिक्स्ड है, ठीक है, 9 to 5। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई वर्किंग आवर्स नहीं है, वो आपको ओवर टाइम कराएंगे और ओवर टाइम कराने का कोई पैसा भी नहीं देंगे। लेकिन अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई आपसे ओवर टाइम कराता है तो आपको उसमें उसकी पूरी फीस मिलेगी, पूरा पेमेंट मिलेगा उसका। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर के क्या क्या एग्जांपल हो गए, बैंक्स हो गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, गवर्नमेंट कंपनीज़ हो गई, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, लार्ज फैक्ट्रीज़ हो गई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़, ये सब क्या है, ये सब गवर्नमेंट, ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर के एग्जांपल्स हैं। पोस्ट ऑफिस हो गए, पुलिस स्टेशंस हो गए, यहाँ पे काम फिक्स्ड है, आपकी वर्किंग आवर फिक्स्ड है, आपके पास जॉब सिक्योरिटी है, मेडिकल बेनिफिट्स हैं। तो वो सारे सेक्टर्स, वो सारी कंपनीज़, वो सारे इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड हैं, वो सारे किस में आते हैं, वो सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। लेकिन स्ट्रीट वेंडर्स जो कि ये फुटपाथ पे या फिर ठेले लेके सामान बेचते हैं, ये क्या है, ये अनऑर्गेनाइज हैं। स्मॉल वर्कशॉप, छोटी छोटी वर्कशॉप हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, या फिर कैजुअल लेबर्स हैं, ये सब क्या है, जो दिहाड़ी वगैरह में जा रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। इनका कोई फिक्स वर्किंग टाइम नहीं है, इनको ओवर टाइम के कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, इनको कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही है, यानी कि ये क्या है, ये एक तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेसिस पे हमारे सेक्टर हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड है, पब्लिक सेक्टर
और प्राइवेट सेक्टर। ओनरशिप यानी कि उनको ओन कौन कर रहा है, मालिक कौन है। अब पब्लिक सेक्टर वो चीज़ें होती हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ओन किए जाते हैं, वो इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्नमेंट चला रही है, जिसकी मालिक गवर्नमेंट है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर कौन होता है, जिसमें गवर्नमेंट नहीं चलाती, वो कोई और ऐसे कोई इंडिविजुअल चला रहा है। तो ओनरशिप, इसका बेसिस, पहला बेसिस है ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे क्या, ओन एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट। जो पब्लिक सेक्टर है वो उसका मालिक कौन है, उसके मालिक गवर्नमेंट है, वो उसको ओन भी और मैनेज भी गवर्नमेंट करती है। उसमें जो एम्प्लॉयड होते हैं उसको भी कौन रखती है, उसको गवर्नमेंट रखती है। उसके बाद है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर ओन एंड मैनेज बाय इंडिविजुअल और प्राइवेट कंपनीज इसको चलाती हैं। नेक्स्ट इज प्राइमरी मोटिव। अब पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का प्राइमरी मोटिव क्या होता है, प्राइमरी मोटिव होता है उनका पब्लिक वेलफेयर और एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना, लोगों की भलाई के लिए काम करना। और प्राइवेट सेक्टर का होता है टू अर्न प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट कमाना। उसके बाद है सोर्स ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब हो गया, कि उनको पास पैसे कैसे आ रहे हैं, ठीक है, पैसे कैसे आ रहे हैं, तो फंडेड थ्रू टैक्सेस, ड्यूटीज़ एंड गवर्नमेंट फीस। लोग जो टैक्सेस पे कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से उनको फंड मिल रहा है, गवर्नमेंट कंपनीज़ को फंड मिल रहा है। लेकिन इनको फंड कैसे मिल रहा है, फंडेड थ्रू सेल ऑफ गुड्स। इनको कैसे पैसे मिल रहे हैं, जब वो अपना सामान बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, वहाँ से पैसे मिल रहे हैं, अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे हैं, वहाँ से पैसे मिल रहे हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यानी कि कोई शेयर होल्डर्स हैं, उनके पास लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से उनको फंड मिल रहा है। अब अकाउंटेबिलिटी मतलब हो गया कि अगर कुछ होगा तो जिम्मेदारी किसकी होगी, अगर कोई भी बात होती है कंपनी में तो किसकी जिम्मेदारी है। तो अकाउंटेबल टू द पब्लिक वाया पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर। यहाँ पे कौन जिम्मेदार है, यहाँ पे पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट जिम्मेदार है। और यहाँ पे कौन जिम्मेदार है, यहाँ पे ओनर्स और शेयर होल्डर्स जिम्मेदार हैं। शेयर होल्डर्स कौन होता है, ओनर्स तो पता चल गया कंपनी का मालिक। अब शेयर होल्डर्स कौन है, शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिन्होंने उस कंपनी के शेयर्स को ले रखा है, वो कौन हो गए, शेयर होल्डर। एग्जाम्पल, प्राइवेट सेक्टर के क्या क्या एग्जाम्पल हो गए, इंडियन रेलवेज, BSNL, पोस्ट ऑफिस, सेल। आप खुद से भी एग्जाम्पल दे सकते हो, NTPC, NHPC, ये सब क्या है, ये सब गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं। और प्राइवेट कंपनीज़ का एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, सब जानते हैं, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, अमेज़ॉन, विप्रो, ये सब क्या है, ये सब हैं आपके प्राइवेट सेक्टर के एग्जाम्पल्स। तो अगर आपको एग्जाम्पल्स याद नहीं आ रहे हैं, आप खुद से भी बना के लिख सकते हो कि क्या क्या होती, कौन कौन सी गवर्नमेंट कंपनियां हैं, कौन कौन सी प्राइवेट कंपनियां हैं, आप खुद से भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो ये था हमारा चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अगर आपको समझ आया और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।